नमस्कार दोस्तों, भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे अपना कंटिन्यू रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम का हम आज पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 2 हमारे 2 हो चुके हैं। दो जिस भाई या बहन ने कोई पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो पीछे बैक वीडियो में जाकर वो दोनों पार्ट को देख लें। तो ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। तो पहला हमारा एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज 1, द क्लाइंट इज डायग्नोज विद एक्यूट रीनल फेलियर, विच लेबोरेटरी वैल्यू इज आर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर डायग्नोस्ड एक्यूट रीनल फेलियर। कि हमारा पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर का है तो उसके लिए जो लेबोरेटरी वैल्यू है तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट की इसने पूछा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी वैल्यू हम चेक करेंगे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN एंड क्रिएटिनिन, या हम चेक करेंगे WBC या हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, या हम पोटेशियम चेक करेंगे, या हम सोडियम चेक करेंगे, या बिलिरुबिन चेक करेंगे, या हम सोडियम चेक करेंगे। तो हम इनकी नॉर्मल वैल्यू पढ़ लेते हैं। जो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है, 135 से लगा के 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होती है हमारी सोडियम की नॉर्मल वैल्यू। और जो हमारा बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन की जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है हमारी 0.1 से लगा कर, बिलिरुबिन की जो वैल्यू होती है 0.1 से लगा कर यह होती है हमारी 1.2 mg/dl, ये होती है हमारी बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू। और जो हमारा सी वाले ऑप्शन में सोडियम की हमारी नॉर्मल वैल्यू पढ़ ली 135 से 145। और जो हमारी पोटेशियम की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे 3.5 से लगा के 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना, इसकी पोटेशियम की वैल्यू होती है 3.5 से लगा के 5.1 लीटर। हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो मेनली होता है, जो मेल में होता है वो होता है 13 से लगा के 16 तक, 13 to 16। और फीमेल में होता है 12 से लगा के 15, ठीक है, ग्राम। ठीक है। और जो WBC होती है, WBC का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है हमारा 4.5 से लगा के 11,000, 4.5 से लगा के 11,000। ठीक है, 11,000। तो ये हमारा नॉर्मल रेंज होता है। अगर जिससे ज़्यादा पेशेंट की WBC बढ़ी तो पेशेंट समझो कि हमारा वो इन्फेक्शन का है। ठीक है। और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है हमारी 10 से लगा के 21 mg/dl। और जो हमारा क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन मतलब 0.7 से लगा कर 1.44 mg/dl। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इनकी नॉर्मल वैल्यू पढ़ी। तो जो मेन जो होता है, मेन जो एक्यूट रीनल फेलियर में हम चेक करते हैं वो हम करते हैं, एक तो करते हैं क्रिएटिनिन लेवल, और एक हम करते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इन दोनों की ही एक्यूट रीनल फेलियर में क्या है, इनकी जो मात्रा बढ़ जाती है। मेन जो इंडिकेशन है जो हमारी किडनी फेलियर का, हम सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा होता है क्रिएटिनिन। और साथ साथ ही हम देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्योंकि किडनी में क्या, जो किडनी फेल होगी, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था, वो जो हमारी किडनी है जो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल निकाल रही थी वो अब नहीं निकाल रही है। तो क्या जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे हमारी प्रोटीन वगैरह होगी, या कार्बोहाइड्रेट होगा, या कोई हमारी मिनरल्स होंगे, तो वह क्या है हमारी बॉडी में इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो पूरा वेस्ट वो हमारा अंदर इकट्ठा हो जाएगा। पेशेंट क्या है, पेशेंट को पूरी तरह स्वेल, मतलब पूरी बॉडी पूरी तरह स्वेल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेन जो हम इसमें चेक करते हैं, मेनली ने पूछा मेनली हम कौन सा करते हैं, वो हम मेनली करते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर दो हमारा, ए नर्स रिसीविंग ए पेशेंट विद रिकॉर्ड एंड नोट द पेशेंट हैज रीनल डिसऑर्डर, द नर्स एक्सपेक्ट नोट विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट। कि जो हमारी नर्स है उसने क्या है, एक पेशेंट देखा मैं रीनल फेलियर का, तो कौन सा वो लेबोरेटरी रिजल्ट है वो नोट करेगी। ठीक है, डिक्रीज सीरम पोटेशियम, कि इसका जो सीरम पोटेशियम लेवल है वो कम हो चुका है। डिक्रीज हम सीरम फास्फोर्ड लेवल, उसका फास्फोर्ड लेवल हमारा डिक्रीज हो चुका है। एलिवेट सीरम क्रिएटिनिन लेवल, कि उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुका है। इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, कि इसका हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज हो चुका है। तो उसमें जो क्या नाम है, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, जो हमारी रीनल फेलियर में क्या होता है, पोटेशियम का लेवल हमारा बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, डिक्रीज फास्फोर्ड लेवल भी हमारी जो रीनल फेलियर है, क्योंकि जो है वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठा होते रहता है, तो इकट्ठा होता रहता है, जो मिनरल भी है वो हमारे
जो हमारी आयन है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं रीनल फेलियर पेशेंट में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमारी इंक्रीज होएगी, ना कि डिक्रीज होएगी, ठीक है। एलिवेट सीरम क्रिएटिनिन लेवल, तो जो इसका आंसर बनेगा, इसमें क्या होता है, क्रिएटिनिन का लेवल हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो उसका आंसर हमारा सी। इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, तो जो हमारे रीनल फेलियर का पेशेंट है वो उसमें क्या है, इंक्रीज नहीं होता हीमोग्लोबिन, इसमें होता है डिक्रीज। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी क्या नाम है किडनी होती है, किडनी में क्या होता है, इसमें होता है कि रीनल कोर्टेक्स, इसमें पाया जाता है रीनल कोर्टेक्स। रीनल कोर्टेक्स क्या करती है, हमारे हमारे इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। रीनल कोर्टेक्स क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। जब इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होने का तो हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें इंक्रीज हीमोग्लोबिन की नहीं होना, तो उसमें डिक्रीज हीमोग्लोबिन होगा। तो ये भी तीनों हमारे आंसर क्या है, लॉन्ग हो गए, फर्स्ट बी भी हमारा डी भी। तो उसका हमारा जो राइट आंसर बना वो हमारा राइट आंसर है हमारा सी, ठीक है दोस्तों। तो आप होपली आप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जो एम्स का जो पैटर्न होता है, जो हमारे केजीएम वगैरह का पैटर्न होता है, वो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है यह एक कॉमन ब्लड टेस्ट दैट यूज टू यूरोलॉजिकल वर्कअप इन द ब्लड यूरिन नाइट्रोजन द नॉर्मल लेवल फॉर दिस टेस्ट। जो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है, जैसे कि हमने पहले MCQ में डिस्कस किया था, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का लेवल कितना होता है, 10 से 20 mg पर 100 ml होल ब्लड, ठीक है। तो उसका हमारा आंसर जो है डायरेक्टली हुआ, इसका नॉर्मल लेवल पूछा 10 से 20। मतलब कि आप एग्जाम में देखोगे कि क्वेश्चन की बहुत लंबी वो कह रहा हूँ क्वेश्चन की लेंथ दे दी, लेकिन इसमें क्या है आप ये देख रहे होंगे लेंथ तो बहुत लंबी थी, इसने सिंपली बाद में क्या पूछ रहे, ओनली बस ये पूछ रहे बाद की मैं बात रखें ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का लेवल कितना था नॉर्मल, तो वो होता हमारा 10 से 20, ठीक है, 10 से 20 mg 100 ml, ठीक है, 100 ml डेसीलीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऐसे ही एम्स में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न इसी टाइप से होता है कि वो क्वेश्चन को लेंथी बहुत लंबा कर देगा और बाद में देखा छोटा सा पूछ लगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, या एक्सेप्ट में पूछ लगा क्वेश्चन, या आपको लिस्ट कॉमन में पूछ लगा क्वेश्चन, या मोस्ट कॉमन में पूछ लगा, ठीक है, ट्रिकी टाइप से, ठीक है दोस्तों। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नॉर्मल सीरम यूरिया कितना होता है। नॉर्मल सीरम यूरिया जो हमारा होता है, जो भी डायरेक्टली क्वेश्चन है, वो होता है हमारा 15 से 40, मतलब कि कहीं से 15 से 40 mg पर डेल होता है, कहीं पर ये क्या होता है 18 से 40 भी mg पर डेल होता है, ठीक है। तो ये दोनों नॉर्मल ही हमारी क्या है, रेंज ही हमारी नॉर्मल है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इनटेक टू बी मेंटेन ड्यूरिंग रीनल फेलियर। जब हमारा पेशेंट रीनल फेलियर का है तो उसने प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, ठीक है, 40 से 60 ग्राम पर डे लेनी चाहिए, या 60 से 80 ग्राम पर डे लेनी चाहिए, या 20 से 40 ग्राम पर डे लेनी चाहिए, 80 से 100 ग्राम पर डे लेनी चाहिए। जब हमारे पेशेंट जो कोई रीनल फेलियर का है, रीनल फेलियर में क्या है, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बढ़ जाता है। अगर जो हम प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे, प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होगा उससे क्या बढ़ेगा, हमारा यूरिक एसिड, मतलब का यूरिक एसिड एंड यूरिया का लेवल बढ़ेगा। अब तो यूरिया कैसे बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, पेशेंट को क्या कर देगा, एजोटीमिया कर देगा, मतलब कि ठीक है। और पेशेंट क्या है, हमारा पेशेंट पूरी तरह से उसको क्या होगा, इरिटेशन वगैरह हो जाएगी, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बढ़ेगा, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगी पेशेंट को, ठीक है। तो पेशेंट को एडवाइज करनी है कि प्रोटीन को कम से कम मात्रा में ले। जो हमारा पेशेंट जो रीनल फेलियर का है तो उसका हम 20 से 40 ग्राम पर डे हम प्रोटीन दे सकते हैं, 20 से 40 ग्राम, ठीक है दोस्तों। मैं जो रीनल फेलियर वाला पेशेंट है उसको क्या नाम प्रोटीन हमने बहुत ही कम देनी, क्योंकि प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, पेशेंट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और जो नॉर्मली जो पेशेंट होता है, नॉर्मली जो पर्सन होते हैं, उसने कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए एक दिन में, उसे लेनी चाहिए 1 ग्राम पर kg पर डे, बल्कि कि 1 ग्राम, मतलब एक जो पेशेंट हमारा एग्जाम्पल की बात है, जो कोई पर्सन हमारा 70 किलो का है, तो उसे एक दिन में अपने 24 घंटे में 70 ही ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करनी चाहिए डेली अपने, ठीक है। जो कोई 80 किलो का तो 80 ग्राम करनी चाहिए, जो 90 किलो का 90 ग्राम प्रोटीन करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेट। पेशेंट जो नॉर्मल पर्सन है उसको प्रोटीन उसी हिसाब से करनी चाहिए। जो हमारा पेशेंट जो क्या बाई चांस रीनल फेलियर का है तो उसे प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में लेनी है, ठीक है दोस्तों।
तो उसका आंसर हमारा वाला सी, ठीक है, राइट आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 डिस्कस करते हैं। 6, इन पेशेंट विद रीनल फेलियर डाइट शुड बी। कोई पेशेंट हमारा रीनल फेलियर का है तो उससे हम डाइट कौन सी देंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसमें है लो प्रोटीन लो सोडियम। इन पेशेंट विद रीनल फेलियर डाइट शुड बी लो प्रोटीन लो सोडियम लो पोटेशियम देंगे, या लो प्रोटीन हाई पोटेशियम डाइट देंगे, या हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन डाइट देंगे, या हाई कैल्शियम देंगे उसको, या हम हाई प्रोटीन देंगे। तो हम इसमें कौन सी डाइट उसको प्रोवाइड करेंगे। तो हमने क्या बोला था कि हमें इसको लो प्रोटीन देनी है, ठीक है। तो लो प्रोटीन किन कौन से ऑप्शन में, देखो ए में भी आपका और हमारे बी में भी है, ठीक है। तो सी वाले में क्या है, इसमें लो प्रोटीन सी वाले में भी है हमारा, और डी वाले में हाई प्रोटीन। तो हमारा डी वाला आंसर तो बार कट गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कहा लो सोडियम, इसमें लो सोडियम क्योंकि सोडियम की मात्रा इसमें हाई पोटेशियम, तो ये हमारा ऑप्शन भी हमारा कट गया, हाई पोटेशियम, ठीक है। तो उसमें क्या करा, जो हमारा एक्यूरेट होगा, जो हमारा आंसर इसका ए होगा, क्योंकि इसमें हमें क्या करते हैं, इसमें सोडियम का लेवल भी इंक्रीज होता है, पोटेशियम की लेवल भी इंक्रीज होता है। तो पेशेंट को हमें एडवाइज करनी है कि पेशेंट क्या करें, प्रोटीन भी कम ले और सोडियम भी कम ले और पोटेशियम जिस डाइट है वो भी कम ले, क्योंकि पेशेंट का ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, क्योंकि पेशेंट की किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो वो अपनी डाइट में अपने कम कंज्यूम करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका 6 वाले का आंसर हमारा 6 का हुआ हमारा ए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, यह थेरापेटिक डाइट एडवाइज फॉर चिल्ड्रन विद एक्यूट रीनल फेलियर। कि जो हमारा पेशेंट, जो हमारा बच्चा है वो एक्यूट रीनल फेलियर का है, छोटा बच्चा मैंने चिल्ड्रन, जिन्हें पूछा चिल्ड्रन का, तो हम उससे क्या डाइट एडवाइज करेंगे, ठीक है। लो प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड करेंगे, या लो प्रोटीन करेंगे, या हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, या हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन एंड फैट। तो इसमें जो हाई प्रोटीन जो है उसको तो पहले काट दो आप ऑप्शन में से, हाई प्रोटीन तो हम इसको देते नहीं, हाई प्रोटीन जिसमें ये वाला भी देते हैं। अब इसमें मान लो प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा बच्चा है वो एक्यूट रीनल फेलियर का, तो हम उसको हम दे सकते हैं लो प्रोटीन डाइट दे सकते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दे सकते हैं और हाई फैट डाइट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा बी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आंसर 7 का हमारा बी, उसको हम लो प्रोटीन दे सकते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट डाइट हम पेशेंट को, बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्रोनिक रीनल फेलियर कोज ऑल एक्सेप्ट। मल्ली पेशेंट हमारा CRF का है, तो उस पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन, एक को छोड़कर हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो मेनली आपने जो क्वेश्चन में देखा वो जहाँ पर है ना, मतलब दो चीज़ दे दें, मतलब दो चीज़ दे दें, जैसे कि इसमें कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ दिखा रखा, इसमें से लेवल कम दिखा रखा। तो मेनली 90% क्या होता है कि आपको आधे क्वेश्चन का तो आपका आंसर मिल चुका है कि इन दो ही ऑप्शन में कोई ना कोई सा एक आंसर होगा। उसमें 90% क्वेश्चन में सेम ये होता है कि जिसमें जो दो कोई भी ऑप्शन दे दिए, सेम दे दिए, मतलब कि डिक्रीज करके दे दिए, एक दे दिया इंक्रीज करके, तो समझ लें एक उन्हीं दोनों में से आंसर, मतलब एक ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हाइपर कैल्शियम हो गया, हाइपोकैल्शियम। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी रीनल फेलियर होता है इसमें हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन क्यों होता है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं जा रहा, वो हम अंदर ही इकट्ठा हो रहा है। तो वो अंदर इकट्ठा हो रहा है तो क्या हमारा बीपी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बीपी इंक्रीज होगा, जो प्रोडक्ट है वो अंदर हमारा आर्टरी या वेन्स में जमा रहेगा तो प्रेशर भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया में पोटेशियम की लेवल बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। अब हम डाउट है हमारा हाइपर कैल्शियम होगा या हाइपोकैल्शियम होगा। इसमें क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी में जो हमारी किडनी के अंदर क्या था, किडनी क्या करती है, हमारी विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, ठीक है। किडनी क्या करती है, एक्टिवेट विटामिन डी। और विटामिन डी का मेन क्या रोल होता है कैंसर, विटामिन डी क्या करती है, जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम आयन होता है, उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। जब हमारे क्या नाम कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं होने का, तो वो हमारा क्या कैल्शियम लेवल भी हमारा बढ़ने का नहीं, ठीक है। क्योंकि किडनी हमारी क्या है, पहले फेल हो चुकी है, क्रोनिक रीनल फेलियर हो चुका है पेशेंट को,
फेलियर हो चुका है तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगी, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारे कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो पेशेंट जो कोरोनियल फेलियर का है उसको हाइपरटेंशन भी होगा, हाइपरकैलीमिया भी होगा और हाइपोकैल्सीमिया भी होगा, लेकिन उसको हाइपर कैल्सीमिया नहीं होगा क्योंकि विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो रही, एक्टिवेट नहीं हो रही, हमारा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो क्या है, कैल्शियम का लेवल नहीं बढ़ेगा। इनने क्वेश्चन पूछा एक्सेप्ट एक नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हुआ सी। ठीक है दोस्तों, होपली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और आपने जो अच्छे डिटेल में हो, अगर जो कुछ और डाउट पूछना है तो आप इंस्टाग्राम आईडी भारत मेडिकल नर्सिंग में जाकर मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, असेस द लेबोरेटरी फाइंडिंग विच रिजल्ट वुड बी द नर्स मस्ट लाइकली एक्सपेक्ट द फाइंड द कॉलोनी विद क्रोनिक रीनल फेलियर, कि इसमें जो पेशेंट की जो हमारी नर्स है वो लेबोरेटरी रिजल्ट फाउंड देख रही है, तो वो जो क्रोनिक रीनल फेलियर का जो पेशेंट है हमारा वो क्या एक्सेप्ट करेगी, जो पेशेंट की जो ये पेशेंट जो उसने क्या उसके सामने रिपोर्ट आई, रिपोर्ट उसने देखी, रिपोर्ट देखने के बाद कौन सी लैब रिपोर्ट को देख के कहेगी कि ये पेशेंट हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर का है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेगी, इसमें है डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, कि उसका कैल्शियम लेवल कम होगा, ब्लड पीएच 7.2, इसकी जो ब्लड पीएच है वो हमारी क्या है 7.2 है, एंड पोटेशियम 6.5, पोटेशियम हमारा 6.5 होता है। दूसरा वाला बी ऑप्शन है हमारा, ब्लड यूरिन हमारा है 35 टू लगा कर 40 ग्राम, पोटेशियम हमारा 3.5 है इसमें, और जो हमारी पीएच है 7.35 है, और जो हमारा डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल हमारा कम हो रहा। सी हमारा ऑप्शन है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन हमारा 15 mg है, और जो हमारा कैल्शियम लेवल इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, जो कैल्शियम लेवल हमारा बढ़ा हुआ है, और जो क्रिएटिनिन है वो हमारा 1 है, और जो हमारा डी ऑप्शन है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन हमारा 10 से 30 mg है, और जो क्रिएटिनिन है वो हमारा 0.5 से लगा कर 1.5 है mg/dl है। तो इसने पूछा मोस्ट लाइकली, क्वेश्चन में देखना ध्यान से, इसने पूछा मोस्ट लाइकली, मेन फोकस करना है मोस्ट लाइकली। ठीक है, कुछ एक वैल्यू में सही भी हो सकती है, लेकिन इसने कहा मोस्ट लाइकली कि इन पूरे पैराग्राफ में तीनों ही वैल्यू क्या होगी, गड़बड़ होगी, मतलब कम बत्ती होगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो उसमें हम डी से नीचे से स्टार्ट करते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमने पढ़ा 10 से 20 होता है, तो ये हमारा कहीं से हद तक नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नॉर्मल रेंज में। क्रिएटिनिन भी हमारा क्या होता है 0.7 से लगा कर 1.4 तक होता है, तो ये भी कहीं भी हमारा एक रेंज के दायरे में। ठीक है, इसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है हमारा, क्या देगा 15 mg/d दे रखा, तो ये हमारा सही रेंज में दे रखा। ठीक है, और जो हमारा इसमें इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, इसमें देगा इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल एंड क्रिएटिनिन 1, तो ये भी हमारी रेंज इसकी क्या है, नॉर्मल ही है, जो नॉर्मल पर्सन में होती है ना। और थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा हल्का सा क्या देता है, कैल्शियम लेवल इसमें थोड़ा इंक्रीज दे रखा, लेकिन क्रिएटिनिन में क्या होता है, हमारा कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें दे रखा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारा 35 से 40, इसमें थोड़ा बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारा इसमें थोड़ा बढ़ा हुआ है। पोटेशियम इसमें लेकिन नॉर्मल दे दिया, और पीएच इसमें सही दे दी, और जो हमारा डिक्रीज सीरम कैल्शियम इसमें थोड़ा कैल्शियम लेवल इसमें दिखा रखा डिग्री, तो ये भी हमारी किडनी फेलियर में होता है, और ये वाली चीज़ भी होती है। ठीक है दोस्तों, और जो ए ऑप्शन हमारा डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है, जो इसमें क्या होता है हमारी कैल्शियम लेवल क्या होता है इसमें डिक्रीज होता है, क्योंकि क्या उसमें एक्टिवेट विटामिन डी नहीं हो रहा, तो हमारा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म जो है हमारा कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्लड पीएच, क्योंकि इसमें क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या इकट्ठा हो रहा, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा इकट्ठा हो रहा, इसमें क्या रहा जो एच आयन होते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं हो रहे। ठीक है, और साथ साथ में क्या हो रहा है इसमें बायोकार्बोनेट, जब एच आयन हमारे एक्सक्रिएट नहीं हो रहे, तो उसमें क्या जो बायोकार्बोनेट है वो हमारा क्या हो रहा, सिंथेसिस हो रहा, बायोकार्बोनेट का क्या हो रहा हमारा, बायोकार्बोनेट का क्या रहा सिंथेसिस हो रहा। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है कोरोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें कहता है इसमें होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर में। ठीक है, पोटेशियम देख लोगे, पोटेशियम 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो नॉर्मली हमारा होता है 3 पॉइंट से लगाकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो हमारा पोटेशियम हमारा इसमें बढ़ा हुआ है। तो उसमें मोस्ट लाइकली पूछा, तो मोस्ट लाइकली जो हमारा आंसर इसमें बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सेम डिट्टो ही बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही एम्स में पैटर्न आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने अपना क्या है क्रिटिकल थिंकिंग लगा के आपको
बेसिक अपना बेसिक जो आपके रेंज है उसको याद रख के तो आपको आंसर अपना करेक्ट करना, ठीक है दोस्तों। बेस आपका क्लियर है तो समझ लो आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो हमारी कुछ इसमें एब्रीविएशन है। यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 24 आवर, कि जो हमारा यूरिन है 24 घंटे में अगर जो क्या है 100 ml से कम आ रहा तो क्या हो गया, डिसूरिया होगा या नोक्चूरिया होगा, एनयूरिया होगा या ओलिगोयूरिया होगा। तो 100 ml से कम आ रहा तो उसका आंसर होगा एनयूरिया। 100 ml से कम आएगा तो उसको बोलते हैं हम एनयूरिया, ठीक है दोस्तों। डिसूरिया क्या होगा, डिसूरिया में क्या होता है, जब पेशेंट यूरिन करता है तो पेनफुल यूरिनेशन होता है। जब यूरिन पास करता है तो उसको क्या होता है, पेन होता है, तो डिसूरिया होगा पेनफुल यूरिनेशन। नोक्चूरिया क्या है, नोक्चूरिया में क्या है, पेशेंट को क्या है, पर्सन को जो है रात में बहुत ज़्यादा क्या है वॉशरूम आएगा, बार बार यूरिनेशन आएगा नाइट में, नाइट यूरिनेशन मोर। पेशेंट को पर्सन को क्या है नाइट यूरिनेशन ज़्यादा होगा, नाइट यूरिन मोर, मतलब पेशेंट में क्या है बार बार इसमें रात को पेशाब करेगा, ठीक है। एनयूरिया मैंने पढ़ा कि इसमें क्या है यूरिन आउटपुट जो हमारा है 100 ml से कम होगा 24 आवर में। ओलिगोयूरिया क्या है, ओलिगोयूरिया में होता है जो यूरिन है 400 ml से कम होता है, 400 ml से होगा 24 आवर में, ठीक है दोस्तों। तो ये में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, विच इज अ कोज ऑफ एनयूरिया, कि जो एनयूरिया जो कोज होता है वो किस वजह से होता है, मतलब जो हमारा यूरिन आउटपुट है लो हो रहा वो किस वजह से हो रहा। पहला क्वेश्चन है पैरेक्जिया। पैरेक्जिया में क्या है हमारा, इसमें कहता है अब इसमें होता है बॉडी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है, अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इसमें हो जाता है। पैरेक्जिया में कहता है अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और एक होता है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, गैस्ट्राइटिस में जो हमारी स्टमक की इन्फ्लेमेशन, स्टमक की जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन स्टमक की जो लेयर होती है उसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन होता है। तो गैस्ट्राइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें क्या होता है गैस्ट्राइटिस में कहता है इसमें होता है पेप्टिक अल्सर होता है, मतलब कि इसमें स्टमक में पेप्टिक अल्सर हो जाता है या डुओडेनल अल्सर हो जाता है। जो पेशेंट को हमारा स्टमक में अल्सर हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, पेशेंट जब वो खाना खाएगा तो उसको होगा सडनली पेशेंट को क्या होगा, पेन होएगा। अगर जो किसी पेशेंट को 1 आवर के बाद पेन हो रहा, खाने के 1 आवर के बाद पेन हो रहा, तो समझ लेना पेशेंट को डुओडेनल अल्सर है। क्योंकि डुओडेनल अल्सर, क्योंकि जो हमारा स्टमक है, स्टमक में क्या है, जो हम खाना खाते हैं 1 घंटे तक रिजर्वर जो खाना है वो रिजर्व रहता है। 1 घंटे के बाद वो क्या आता है, वो खाना क्या आता है हमारे इंटेस्टाइन में जाने लगता है। तो जो डुओडेनल अल्सर होगा 1 घंटे के बाद क्या होगा, जो खाना हमारा स्टमक से जो डुओडेनम में जाएगा, डुओडेनम में उसको पेशेंट को अल्सर है तो पेशेंट को क्या होगा, पेन शुरू होगा। तो एक पेशेंट को जब हिस्ट्री लोगे आप तो उसको पूछोगे पेन उसको खाना खाने के, जो अल्सर वाला पेशेंट है, पेप्टिक अल्सर वाला है, कि जो पेशेंट खाना खा रहा है तब साथ के साथ उसको पेन हो रहा, या खाना खाने के 1 घंटे बाद पेन हो रहा, तो ये आप हिस्ट्री ले सकते हो। अगर 1 घंटे बाद तो डुओडेनल अल्सर है पेशेंट को, अगर जो साथ के साथ होता है तो उसको स्टमक अल्सर है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एपेंडिसाइटिस, जो नेक्स्ट ऑप्शन है सॉरी एपेंडिसाइटिस क्या होता है, एपेंडिसाइटिस जो हमारे अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन अपेंडिक्स क्या होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये होती है हमारी जहाँ पर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो निचली साइड सिक्कम की निचली साइड भी हमारा बचारी लगी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। जब इसमें इन्फ्लेमेशन होता है अपेंडिसाइटिस तो अपेंडिक्स में उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। कुछ है रीनल फेलर में क्या है, जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है, मतलब यूरिन आउटपुट वो क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकालती, तो पेशेंट को क्या होता है, रीनल फेलर होता है, उसको रीनल फेलर बोलते हैं। तो उसने पूछा एनयूरिया मतलब यूरिन उसका 100 ml से कम आ रहा 24 घंटे में, तो वो किस वजह से आ रहा, वो आ रहा है रीनल फेलर की वजह से। तो इसका आंसर हमारा बी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को आप रटो नहीं, क्वेश्चन को आप क्या है लॉजिक से पढ़ो, लॉजिक से अगर जो आप पढ़ोगे तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या है आप इजीली एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। यानी आप रट का पढ़ दे इसका ये आप लॉजिक देखो कि 4 ऑप्शन में क्या लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 इन ओलिगोयूरिया
वॉल्यूम ऑफ यूरिन की जो ओलिगोयूरिया पेशेंट के, तो इसका यूरिन आउटपुट कितना होगा 24 आवर का, ठीक है। लेस देन 100 ml होगा, लेस देन 400 ml होगा, लेस देन हमारा 800 ml होगा, ऑल ऑफ द एब्सेंस ऑफ यूरिन। तो उसमें जो हमें ओलिगोयूरियम पड़ा था, ओलिगोयूरियम में कहा था यूरिन है 24 आवर में 400 ml से कम होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हुआ 12, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा बी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कोज द नोजिया, विच ऑफ द फैक्टर कोज द नोजिया विद रीनल फेलियर, कि हमारा पेशेंट का है रीनल फेलियर का, ध्यान से पढ़ना, ये रीनल फेलियर का है तो उसको नोजिया क्यों हो रहा, नोजिया पेशेंट को क्यों हो रहा। ओलिगोयूरिया की उसका यूरिन आउटपुट का हमारा इस वजह से हो रहा, गैस्ट्रिक अल्सर की पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर हो रहे, पेट में अल्सर हो रहे तो पेशेंट को क्या नोजिया होएगा, या पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रही इस वजह से होगा, या एक्यूमुलेशन, इसने क्या एक्यूमुलेशन ऑफ द वे मेटाबॉलिक वेट, की जो हमारे क्या नाम है बॉडी में मेटाबॉलिज्म वेस्ट इकट्ठा हो रहा तो हो रहा। हाँ, तो जो इसका आंसर होगा हमारा डी होगा, कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म वेस्ट होगा वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होगा, वो इकट्ठा होगा जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जैसे कि पेशेंट को क्या है यूरिक एसिड या यूरिया इकट्ठा होगा तो क्या करें पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग वो प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 13 को होगा डी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में वेस्ट इकट्ठा होगा तो क्या करें हमारे जो हमारे वोमिटिंग रिसेप्टर होता है उसको एक्टिवेट करेगा तो पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन जो हमारा, एक क्लाइंट जो वोमिटिंग जो हमारा सेंटर होता है वो होता है हमारा सीपीजेड हमारा जो ब्रेन में रिसेप्टर होता है वोमिटिंग का हमारा, तो सीपीजेड रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वोमिटिंग के। क्वेश्चन नंबर 14, एक क्लाइंट विद एक्यूट रीनल फेलियर, द नर्स मस्ट बी असेस द पेशेंट केयरफुली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, कि जो हमारा पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर का है तो नर्स हमारी क्या केयरफुली मॉनिटर करेगी, पेशेंट को हमारे टेटनी होगी, या हमारे हाइपरनेट्रिन सोडियम का लेवल बढ़ेगा, या कार्डियक एरिथमिया होगा, या वेस्कुलर कोलैप्स हो गया। चालू कॉम्प्लिकेशन तो खतरनाक है, लेकिन इसने क्या कहा, पेशेंट हमारा क्या है एक्यूट रीनल फेलियर का, मेन मुद्दा यहाँ पर है। इसने पूछा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एम्स वगैरह में। इसने जो मुद्दा पूछा कि एक्यूट रीनल फेलियर का है, आप सोचेगा कार्डियक रिदम हो रहा, पेशेंट बहुत सी दिक्कत में है, वेस्कुलर कोलैप्स भी बहुत दिक्कत वाली कंडीशन है, तो उसमें आप सोचोगे ये क्वेश्चन हो सके। लेकिन इसने आपने शुरू में कंडीशन दी, पेशेंट हमारा क्या है एक्यूट रीनल फेलियर का है, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होगी। एक्यूट रीनल फेलियर में हमने क्या करा था, पेशेंट को क्या है इसमें विटामिन डी हमारी एक्टिवेट नहीं होगी हमारा क्या नाम जो हमारे कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इसमें पेशेंट को हाइपोकैल्शियम होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमी का ही हमारा साइड इफेक्ट होता है टीटीनी इसमें मसल स्पाज वगैरह हो जाती है, टीटीनी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा 14 का हुआ ए, ठीक है, टीटीनी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हमारा क्वेश्चन है, इन क्रोनिक रीनल फेलियर ऑल ऑफ द फॉलोइंग नोट एक्सेप्ट, मतलब कि एक चीज़ एक्सेप्ट में को आएगा क्वेश्चन, एक्सेप्ट को छोड़ के, ठीक है, एक को छोड़ कर बाकी सारी चीज़ें उसमें होगी, ठीक है। एनीमिया होगा या हमारे हाइपोकैल्सीमिया होगा पेशेंट को, या पेशेंट को हमारे हाइपोकैलीमिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसने पूछा क्वेश्चन जो हमारे पूछा, इसने पूछा एक को छोड़ के, ठीक है, इस रीनल फेलियर में सारी चीज़ होगी एक को छोड़ के, ठीक है। एनीमिया हमारे पेशेंट में क्या होता है, इसमें एनीमिया होता है, हमारे पेशेंट में एनीमिया भी होता है। हाइपोकैलीमिया भी होता है पेशेंट को, उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है हमारे इसमें पेशेंट में। हाइपोकैलीमिया, लेकिन इसमें हाइपोकैलीमिया नहीं होता, इसने पूछा सारी चीज़ होती है लेकिन एक नहीं होता, इसमें होता है हाइपरकैलीमिया, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हमारा हुआ वो होता है हमारा डी आंसर बना, ठीक है। क्योंकि एनीमिया है पेशेंट को, क्योंकि इसमें क्या है इरिथ्रोपोइटिन हमारा क्या है रिलीज नहीं कर पाती, जो हमारी किडनी की रीनल सेल होती है, और कैल्शियम इसमें कम हो जाता है ड्यू टू विटामिन डी के। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है क्योंकि इसमें क्या है एच आयन हमारा एक्सक्रीट नहीं होता, ठीक है। तो 3 तो ही होगी हमारी, हाइपोकैलीमिया नहीं होगा, तो उसका आंसर हमारा आ रहा है डी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, इन केस
इन केस ऑफ पेशेंट with the diagnosis of chronic kidney failure the sign of which of the following electrolyte imbalance is should be monitored। कि हमारा पेशेंट क्रोनिक किडनी फेलियर का है, ठीक है दोस्तों, तो हम उसका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। पेशेंट को हाइपोकैलीमिया होगा, या पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होगा, या पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होगा, या पेशेंट को हाइपरग्लीसीमिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उसका पेशेंट का हम चेक करेंगे। तो इस वाले जो क्रोनिक फेलियर का पेशेंट है हाइपोकैलीमिया नहीं होता, इसमें होता है हाइपरकैलीमिया, हाइपर होता है इसमें हाइपरकैलीमिया, ठीक है। तो उसका आंसर ये तो होगा नहीं। एक इसमें बच्चा हाइपरग्लीसीमिया हाइपरनेट्रीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया, तो उसका हमारा आंसर डायरेक्टली हुआ हाइपोकैल्सीमिया, इसका हमारा आंसर हुआ बी हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि इसमें क्या है क्रोनिक फेलियर वाले पेशेंट में क्या है पोटेशियम की हमारी क्या होती है कैल्शियम की लेवल की जो होती है वो मात्रा कम होती है, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्टली आंसर गया बी आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 जो हमारा क्वेश्चन है, पर्पज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एरिथ्रोपोइटिन इनटू द सफरिंग विद क्रोनिक रीनल फेलियर, कि हम जो एरिथ्रोपोइटिन पेशेंट को दे रहे, तो हम क्रोनिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट को हम इथोपोइटिन दे रहे, तो हम उस पेशेंट को इथोपोइटिन क्यों दे रहे, इसका क्या रैशनल है कि एलिवेट डब्ल्यूबीसी काउंट, कि हम इसको इथोपोइटिन इसलिए दे रहे कि इसकी डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई है, या इथोपोइटिन तब दे रहे कि इसको जो थ्रोम्बोसाइट है मैच्योर नहीं हो पा रही इसलिए हम उसको इथोपोइटिन दे रहे हैं, या उसकी जो इंक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन उसकी प्लेटलेट नहीं बढ़ पा रही तो हम उसको इथोपोइटिन दे रहे हैं, या स्टिमुलेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, की जो उसकी है आरबीसी की जो है स्टिमुलेट, जो हमारी किडनी की जो सेल्स होती है वह स्टिमुलेट नहीं हो रही सिंथेसिस ऑफ आरबीसी के लिए, इसलिए हम इथ्रोपोइटिन देते हैं। तो इसका आंसर जो होगा हमारा डी आंसर होगा। क्यों होगा विद रैशनल के साथ हम देखते हैं, क्योंकि क्या होता है जो हमारी किडनी में क्या होता है, एक रीनल हम पढ़ता है, दो चीज़ पढ़ती है, एक तो हम पढ़ता है रीनल कोर्टेक्स, एक पढ़ता है रीनल मेडुला। जो हमारी रीनल कोर्टेक्स होता है, रीनल कोर्टेक्स जो हमारा बाहर वाला पार्ट था, तो रीनल कोर्टेक्स में एक होती है परिट्यूबुलर सेल होती है, रीनल कोर्टेक्स में ट्यूबुलर सेल होती है। तो जो रीनल कोर्टेक्स के अंदर परिट्यूबुलर सेल होती है, क्या करते हैं इथ्रोपोइटिन का रिलीज करते हैं, इथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस करती है। या पेशेंट हमारा रीनल फेलियर को हो जाता है, क्रोनिक रीनल फेलियर का, तो इथ्रोपोइटिन क्या होता है इसमें रिलीज नहीं हो पाता, रिलीज नहीं होएगा तो क्या होगा उसमें इथ्रोपोइटिन हमारा कम हो जाएगा, तो पेशेंट को क्या होगा एनीमिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होने के साथ साथ मतलब हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारा क्या है पेशेंट को एनीमिया कोज हो चुका है। तो उसका जो आंसर हमारा डी जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपने होपफुली अच्छे से समझ में होगा क्यों हमारे क्रोनिक रीनल फेलियर में हमारा एचबी कम जाता है, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है आपको, ठीक है, कि क्यों होता है रीनल कोर्टेक्स की जो हमारी पेरिट्यूबुलर सेल होती है, पेरिट्यूबुलर सेल क्या करती है हमारी इथ्रोपोइटिन को रिलीज करती है, इथ्रोपोइटिन हमारा सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा हमारा एचबी हमारे क्रोनिक रीनल वाले पेशेंट में हमारा कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन है हमारा परिरीनल फेलियर अकर इन, जो परिरीनल फेलियर होता है, हमारे जो रीनल फेलियर होता है वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो है परिरीनल फेलियर होते हैं, एक इंट्रारीनल फेलियर होता है, एक होता है हमारा इंट्रारीनल फेलियर, एक वो होता है किडनी फेलियर के, एक होता है पोस्ट रीनल फेलियर। जो परिरीनल फेलियर, परी का मतलब होगा पहले, किडनी से पहले जो कोई कोज होगा, किडनी से पहले जो भी कोज होगा, क्या पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रहा या कोई हमारे अयोटा में कमी आ रही, कुछ भी दिक्कत आ रही, तो वो होगा हमारा परी, कि इसकी वजह से हार्ट की वजह से या इस वजह से हमारी किडनी फेल हो गई है, ठीक है। इंट्रा में क्या होगा किडनी के अंदर ही कोई दिक्कत आ गई, मतलब किडनी के जो हमारे न जैसे कि हमारा किडनी एक्यूट जो किडनी है, किडनी अंदर तक डैमेज होगी, या हमारे रीनल पैलिक्स में कोई दिक्कत आ गई, या हमारी रीनल कोर्टेक्स में कहीं भी दिक्कत आ गई, तो होगा इंटररीनल कोज होगा। या पेशेंट हमारा कोई क्या है जैसे कि हमारा पेशेंट कोई गन शॉट का आगा, तो गन शॉट में क्या होगा हमारे मायोग्लोबिन वगैरह होता है ना, मायोग्लोबिन या होगा मसल टूट कर क्या होगा किडनी को डैमेज करता है, वो होगा इंट्रा। पोस्ट रीनल में क्या होगा हमारे जैसे कि हमारा अगर पोस्ट किडनी के बाद हमारा कहता है यूरेटर आता है, यूरेटर के बाद हमारा ब्लेडर आता है, यूरिन ब्लेडर आता है, यूरिन ब्लेडर के बाद यूरेथर आता है।
बाई चांस हमारे क्या आता है, जो यूरेटर है, यूरिनेटर में हमारा क्या है, कोई स्टोन हो जाए, स्टोन जो लग जाए, तो यूरिन जो हमारा पास होना था वो हमारा पास नहीं हो, तो होगा धीरे धीरे वो यूरिन क्या हमारा किडनी में ही इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो एकदम क्या होगा कि पेशेंट की किडनी फेल होगी, मतलब कि यूरिन जो पास करी थी उसको आगे पास करने का रास्ता नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला तो क्या है, पेशेंट की जो किडनी है धीरे धीरे वो एकदम फेल हो जाएगी। तो ये होगा हमारा पोस्ट रीनल कोज है, ठीक है, किडनी फेलियर का। तो उसने पूछा परी, परी में जो हमारा आंसर होगा हार्ट फेलियर, एक तो ऑप्शन है हार्ट फेलियर, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्रालाइटिस, टॉक्सिक नेफ्रोपैथी। पेरिनल फेलियर जो हमारा हार्ट फेलियर होगा, हार्ट फेलियर में क्या होगा, पेशेंट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर से रीनल को, किडनी को नहीं पहुंच रहा, तो पेशेंट किडनी को वहाँ नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा एक टाइम पे किडनी क्या हमारी वो फेल हो जाएगी, किडनी हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और जो पेशेंट हमारा बाई चांस हमारा कोई पेशेंट हाइपोवोलीमिया का, पेशेंट को हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोवोलीमिया क्या है, पेशेंट को बीपी कार्डियक शॉक होगा, या हमारा पेशेंट हमारा लो बीपी का, उसमें भी क्या है हमारी परी रीनल फेलियर कोज करता है रीनल फेलियर को, ठीक है दोस्तों। तो होपली आपको क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 19 डिस्कस करते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर है, एक क्लाइंट विद क्रश इंजरी टू द राइट लोअर डेवलप एक्यूट रीनल फेलियर, ए नर्स इंटरप्ट दैट दिस टाइप ऑफ रीनल फेलियर इज ड्यू टू, कि जो पेशेंट है हमारा एक्यूट रीनल फेलियर, वो एक पेशेंट को क्रश इंजरी होगी, क्रश इंजरी होगी तो क्या होगा, पेशेंट को क्या हुआ डेवलप होगा एक्यूट रीनल फेलियर, तो उसमें नर्स क्या इंटरप्ट करेगी, ये कौन सा रीनल फेलियर, पेरिनल को हो जाए, रीनल को हो जाए, पोस्ट रीनल को हो जाए, एक्स्ट्रा रीनल को हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या कहा, जो पेशेंट क्या है वो क्रश इंजरी का होगा, या हमारा कोई गन शॉट वगैरह का होगा, तो वो कोज होगा हमारा कौन सा, रीनल कोज, मतलब इंट्रा रीनल कोज। तो उसका आंसर हमारा होगा बी, परी मतलब किडनी से पहले, और जो पोस्ट होगा किडनी के बाद। तो वो किसमें क्या होता है, इसकी हम जो मेन थोड़ा इटोलॉजी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जैसे कि हमारा पेशेंट को क्या हुआ, हम क्रश इंजरी होगी तो क्या मसल्स जो मसल में क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन क्या करता है, वो मायोग्लोबिन टूट कर वो क्या है, किडनी को जाकर सीधा डायरेक्टली डैमेज करता है। जब हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, वो हमारा इंट्रारीनल कोज होगा, ठीक है दोस्तों। और जो अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज एडमिट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर अ गनशॉट वुंड टू द abdomen, which nursing intervention would the nurse implement first to prevent ARF, कि एक पेशेंट का है हमारे गनशॉट इंजरी का है, वो हमारे इमरजेंसी में एडमिट होगा, तो सबसे पहले नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या होगी, अब उसको प्रिवेंट ARF की, उसको पेशेंट को हमारी क्या है, किडनी फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर ना हो। तो सबसे पहले इन्हें पूछा, जो मेन पूछा कि सबसे पहले की प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहले की टेक वाइटल साइंस की नर्स क्या करेगी, उसके वाइटल साइंस चेक करेगी, असस द अब्डोमिनल ड्रेसिंग उसकी असस करेगी, मतलब असस इन्हें पूछा, असस करने के लिए बोला, असस की उसकी अब्डोमिनल ड्रेसिंग को देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल सलाइन IV, या प्लेस द क्लाइंट ऑन टेलीमेट्री, की नर्स क्या करेगी, उसके जब पेशेंट हमारा क्या है गनशॉट इंजरी का है, सबसे पहले इंटरवेंशन की उसको वाइटल चेक करेगी कि बीपी कितना आ रहा, शुगर कितना आ रहा, वो चेक करेगी, अब्डोमिनल ड्रेसिंग देखेगी हाँ उसकी अच्छे से हो रही नहीं हो रही है, या पेशेंट को असेस करेगी टेलीमेट्री में, असेस द टेलीमेट्री उसकी SpO2 चेक करेगी, या बीपी करेगी, शुगर चेक करेगी, तो उस बोगस का। तो सबसे पहले जो नर्सिंग का रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल सलाइन, क्यों करेगी, क्योंकि जो हमारा पेशेंट क्या है वो हमारा क्या है, क्रश इंजरी का है, क्रश इंजरी में क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है, वो हमारे क्या ना मसल से निकलता है, मायोग्लोबिन जाकर क्या था हमारी किडनी पर, मायोग्लोबिन क्या था हमारी किडनी में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जो डिपॉजिट हो जाएगा तो वह हमारा किडनी को डैमेज कर देगा। तो उस मायोग्लोबिन को बाहर निकालने के लिए हम पेशेंट को फ्लूइड रश करते हैं, जिससे कि वो मायोग्लोबिन हमारा किडनी के अंदर वो डिपॉजिट ना हो और वो बाहर आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहला जो नर्सिंग का रोल होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल सलाइन, तो उसका जो आंसर हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का होगा C, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 21 हम पढ़ते हैं, आफ्टर अ रीनल ट्रांसप्लांट द रिजेक्शन डेट अकर विद इन अ मिनट इज कॉल्ड, कि किसी पेशेंट की क्रोनिक रीनल फेलियर की मेनली क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, जो फाइनली मैनेजमेंट जो किडनी का होता है क्रोनिक रीनल फेलियर वाले का, डायलिसिस भी करते हैं
वो टेम्परेरी इलाज होगा। जो हमें परमानेंट इलाज चाहिए किसी पेशेंट का, तो उसका क्या है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। फाइनल ट्रीटमेंट होता है हमारे क्रोनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट का। इसने पूछा कि हमें किसी पेशेंट को क्या है रीनल ट्रांसप्लांट हुआ, उसकी क्या है किडनी एकदम रिजेक्ट हो गई विद इन अ मिनट, एकदम मिनटों में ही मिनट रिजेक्ट होगी, तो उसको हम क्रोनिक रिजेक्शन बोलते हैं, सब एक्यूट रिजेक्शन बोलते हैं, या उसको हाइपर एक्यूट रिजेक्शन बोलते हैं, या एक्यूट रिजेक्शन बोलते हैं। तो हम उसे कौन सा हम रिजेक्शन बोल लेंगे, ठीक है। अगर जो हमारी हमारी किडनी रिजेक्ट हो रही विद इन 48 घंटे से पहले 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर अंडर, तो उसको बोलते हैं हम हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। तो इसका जो आंसर हुआ हमारा वो होगा सी, क्योंकि वह 48 घंटे से पहले रिजेक्ट हो रही, तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। अगर जो हमारी किडनी जो है हमारी वीक कि एक वीक के अंडर वो रिजेक्ट हो रही, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट रिजेक्शन, ठीक है दोस्तों। अगर जो हमारी किडनी अगर जो 1 मंथ के अंदर 1 मंथ से लगा के, मतलब 1 मंथ से लगा के मंथ में हो रही, या ईयर तक, मंथ से लगा के ईयर तक हो रही, मंथ से लगा ईयर तक हो रही, तो समझना हमारा वो हो गया क्रोनिक रिजेक्शन हमारा पेशेंट का हो गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हमारा सी हुआ। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा हाइपर एक्यूट रिजेक्शन को होगा वो होगा 48 घंटे से पहले जो रिजेक्ट हो रही है, तो किडनी को बोलते हैं हाइपर एक्यूट। क्रोनिक एक्यूट रिजेक्शन में क्या होगा, जो हमारे 1 वीक के अंडर हो रही रिजेक्ट हो रही, तो पेशेंट को उसको बोलते हैं एक्यूट रिजेक्शन। क्रोनिक रिजेक्शन में क्या होगा, 1 मंथ से लगा कर 1 ईयर के बीच में जो हमारी किडनी रिजेक्ट होगी, तो समझ लेना उसको बोलते हैं हम क्रोनिक रिजेक्शन, धीरे धीरे रिजेक्ट होगी किडनी हमारी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, एक क्लाइंट हु इज जस्ट हैड अ किडनी ट्रांसप्लांट, उसको अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुई, ट्रांसफर फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट टू द आईसीयू, द नर्स आईसीयू शुड बी मॉनिटर द यूरिन आउटपुट एवरी। कि जो एक पेशेंट हमारा क्या है किडनी ट्रांसप्लांट का है, वो पेशेंट क्या है हमारा पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया आईसीयू में, तो नर्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा, मतलब कि वो आउटपुट हुआ क्या है, मतलब कि कितने मिनट लिख लेगी, मिनट आवर्ली करेगी। तो जो मेन नर्स का रोल होता है वो क्या करती है, उस पेशेंट का आवर्ली उसका यूरिन आउटपुट देखती है, ठीक है। और पेशेंट के जो साथ वाले बाई चांस घबरा जाते हैं कि उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई, उसका देखा कि इसका यूरिन आउटपुट क्या हो, थोड़ा पिंक सा आ रहा या थोड़ा हल्का सा ब्लडी आ रहा, तो पेशेंट में साथ वाले को हमें भी एजुकेट करना है कि पेशेंट का यूरिन है कुछ दिन के लिए, मतलब कि कुछ दिन के लिए वो थोड़ा पिंक और वो ब्लडी आ सकता है, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मली जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट है, वो हमारा जब स्टार्टिंग में हम उसका देखेंगे कि तो उसका 100 ml पर आवर यूरिन उसका आना चाहिए। अगर जो पेशेंट का ट्रांसप्लांट के बाद यूरिन नहीं आ रहा, मतलब कि यूरिन 100 ml से कम है, मतलब 20 ml आ गया, 30 ml आ गया, या पेशेंट को यूरिन नहीं आया, तो मैं तुरंत ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। या पेशेंट का हमारे क्या यूरिन में ज़्यादा ब्लड, मतलब कि ज़्यादा ही पेशेंट को क्या है ब्लड आ चुका है, मतलब कि और पेशेंट हमारा क्या है डिसोरिएंटेड वगैरह होगा, तो हमें पेशेंट को डॉक्टर को एकदम इन्फॉर्म करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का इसका आंसर बी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होपली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगे रहे अपनी मेहनत में। कामयाबी भी आपको जल्दी ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय।